हेलो एवरीवन, दिस इज़ भुवनेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत करता हूं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम इस चैनल के माध्यम से तैयारी करें नेट जेआरएफ एग्ज़ाम जून 2022 के लिए और आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। इससे पहले हमने एक एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की बात की है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए ताकि आगे की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को हम दो कैटेगरीज में हम देखते हैं। ठीक है, पहले हम एलीट डेमोक्रेटिक थ्योरीज में भी कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को एक प्लूरल फॉर्म हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और दूसरा हम ग्रुप थ्योरीज की बात करेंगे। ठीक है, तो एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में जैसे हमने बात की, विल्फ्रेड पेरेटो की बात की है, मोस्का की बात की है। ठीक है, और रॉबर्ट मिशेल की बात की है हमने, सी राइट मिल की बात की कि उन्होंने किस तरह से एलीट्स के बारे में बात की है डेमोक्रेटिक थ्योरी के अंतर्गत। ठीक है, इसके साथ साथ हमने प्लूरलिटी ऑफ एलिट्स, इसके सिम्टम हमें कहाँ पे मिलते हैं, ये जैसे शुम्पेटर की बात की हमने, कार्ल मेहनम और रेमंड एरोन, इन्होंने जिस तरह से अपने व्यूज़ रखे हैं उससे हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इन्होंने जो एक बात की कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं जो एलिट्स हैं उनके अंदर एक बहुलता है, एक प्लूरैलिटी है। ठीक है, जैसे कार्ल मेहनम का ये मानना था कि एक जब आप डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर आप एलिट्स की बात करें, ठीक है, कि अगर आप मान लीजिए एक जो रूल मेकिंग पावर या एक पॉलिटिकल पावर अगर आप एलिट्स के हाथ में दे देते हो तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप डेमोक्रेसी से लेस हो गए हो, आपके पास लोकतंत्र नहीं बचा हो। ऐसा नहीं है, बल्कि आपके पास एक मत देने का अधिकार है। ठीक है, जो एक जो सुप्रीम पावर है वो कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आप जो है अपनी डिमांड्स को मनवा सकते हो कैसे, अपने मत का प्रयोग करके। ठीक है, अपने मत का प्रयोग करके आप किसी पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर आप जो है राय दे सकते हो अपनी। ठीक है, और जो भी अथॉरिटी में, जो भी पावर में जो नेता लोग बैठे हैं उनसे आप अपनी डिमांड्स को मनवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कार्ल मेहनम जो है कहीं ना कहीं एलिट्स और एक जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उन दोनों में कहीं ना कहीं तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ये भी एक सुझाव दिया है कि जो लीडर्स हैं उनको उनकी कहीं ना कहीं योग्यता के आधार पर उनको आगे चुना जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट पावर जो सुप्रीम पावर है वो तो आपके हाथ में ना। ठीक है, तो लोगों को जो है योग्यता के आधार पर आपको आगे भेजना चाहिए, जो भी आपके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है, शुम्पेटर की बात करते हैं तो जोसेफ शम्पेटर की एक बुक आई थी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, 1942 में ये बुक आई थी। ठीक है, जिसमें उनका ये भी मानना था कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हम क्या देखते हैं, ठीक, कि किसी भी शासन प्रणाली की पहचान जो है उसकी संस्थाओं से की जाती है। ठीक है, वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि वहाँ के जो रूल मेकर्स हैं, ठीक है, उनको कैसे चुना जाता है या उनको कैसे वहाँ से हटाया जा सकता है। अब आप डेमोक्रेसी की बात करें, ठीक है, वहाँ पे एलिट्स हैं। ठीक है, तो बेशक वो पॉलिसीज़ आपके लिए बनाएंगे, लेकिन आपके पास एक अल्टीमेट सुप्रीम पावर है। ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है क्या कर सकते हो, अपनी डिमांड्स को मनवा सकते हो। तो इन्होंने कहीं ना कहीं कार्ल मेहनम की बात को इन्होंने भी यहाँ पे दोहराया है। ठीक है, उसके बाद रेमंड एरोन, ठीक है, तो रेमंड एरोन ने भी कहीं ना प्लूरलिटी की बात की, बहुलता की बात की कि जो एलिट्स होते हैं ना वो बहुल होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई, उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो सोशलिस्ट सिस्टम होता है, ठीक है, वहाँ पे मान लीजिए कि जैसे सोवियत समाज की इन्होंने बात की है कि वहाँ पे हो सकता है कि खाली एक ही एलिट हो, एक ही विशिष्ट वर्ग हो। ठीक है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक सेटअप की आप बात करते हो वहाँ पे एलिट्स बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। ठीक है, प्लूरलिटी होती है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। ठीक है, चुनावों में उतरकर एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। अब यहाँ पे एलिट्स को ये भी देखना पड़ता है कि अगर वो सर्वसाधारण को संतुष्ट करके रखते हैं, ठीक है, जो मेजॉरिटी में जो आम लोग हैं, ठीक है, अगर उनको जो है वो संतुष्ट करके रखते हैं तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वही लोग उनको भी दोबारा से वोट देकर उनको ही पावर में लाएंगे, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं करते हो, ठीक है, अगर लोगों की जो भी लोगों की अपेक्षाएं आपसे, उस पर अगर आप खरे नहीं उतरते हो तो लोग क्या करेंगे, अगली बार जब चुनाव होगा तो आपको वोट ना देकर वो दूसरे ग्रुप को वोट दे देंगे, दूसरे एलीट क्लास को वोट देकर उनको पावर दे देंगे। तो इसी डर से कहीं ना कहीं यहाँ पे एलीट्स क्या कोशिश करते हैं कि जनता के साथ कहीं ना कहीं एक तालमेल बना के रखें या उनकी डिमांड्स को पूरा करके रखें। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ये बात की कि जो आपके जो एलीट्स हैं वो प्लूरलिटी में या वो बहुलता में। और ये आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये बुक कार्ल मेनहम की बुक है, ये बुक आई थी 1929 में। आगे हम बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की बात करते हैं। तो ग्रुप थ्योरी
भी जो आपकी प्लूरलिस्टिक थ्योरी डेमोक्रेसी, इसकी सेकंड कैटेगरी में बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की, ठीक है। जिसका सीधा सा मतलब क्या है कि स्वायत्त समूह के बीच एक सौदेबाजी की प्रक्रिया, एक रिलेटिव ऑटोनोमस ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच किस तरह से बार्गेनिंग होती है, ये प्रोसेस ही कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलती है डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। इसमें ये माना जाता है कि जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, या आप ये समझिए कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो आम लोग होते हैं उनको जो एक संगठन बनाने की स्वतंत्रता इसमें मिलती है, डेमोक्रेसी के अंदर मिलती है। अब उनको संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिली है तो वो लोग क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठे होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, एक इंटरेस्ट ग्रुप्स के तौर पर वो अपने आप को सामने लाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ग्रुप्स, जैसे किसानों के ग्रुप्स बन जाते हैं, बिजनेसमैन्स के ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग जो अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए पॉलिसीज़ को उस तरह से बनवाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके जो एक विरोधी हित है ना आपस में जो, ठीक है, उसमें एक सामंजस्य स्थापित किया जा सके। अब हम देखते हैं कि ग्रुप थ्योरी की शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए 20वीं शताब्दी के बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या होता है कि आर्थर बेंटले, एक उनकी बुक आती है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये बुक बहुत बार एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, जो कि 1908 में आई थी, 8 में आई थी बुक, ठीक है। और डेविड ट्रूमैन, ठीक है, द गवर्नमेंटल प्रोसेस, ये बुक उनकी 1951 में आई थी और काफ़ी बार ये दोनों बुक्स जो पूछी भी जाती हैं, ठीक है। इन दो किताबों के माध्यम से कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि ग्रुप थ्योरी के कुछ संकेत जो डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं ये माना गया कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज़ अ पॉलिटिकल गेम प्लेड बाय ग्रेट वैरायटी ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। डेमोक्रेसी एक ऐसा लोकतंत्र का खेल है जिसमें बहुत सारे, आप यूँ समझिए कि बहुत सारे ग्रुप्स जो है या समूह जो है हिस्सा लेते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे ग्रुप्स के द्वारा वो जो गेम खेला जाता है, ठीक है। इसमें देखिए डेमोक्रेसी को क्या माना जाता है, डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं सार्वजनिक दबाव का एक केंद्र माना जाता है। क्यों सार्वजनिक दबाव, कैसे, देखिए अलग अलग समूहों की बात की जा रही है ग्रुप थ्योरी के अंदर, ठीक है। अलग अलग समूह होते हैं, ठीक है, वो अपनी अलग अलग तरीके से अपनी डिमांड्स रखते हैं। अब पॉलिसीज़ इस तरह से बनाई जाती है ताकि उन समूहों को जो कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सके, उनके परस्पर विरोधी हितों को जो है कहीं ना कहीं पूरा किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि एक है आपका कंज्यूमर्स है, ठीक है, उपभोक्ता है, और दूसरे आपके व्यापारी हैं, ठीक है। वो दोनों क्या करते हैं, वो अलग अलग तरह की अपनी डिमांड्स पेश करते हैं, ठीक है। डिमांड्स पेश की उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप बनाया हो ना, अपना एक इंटरेस्ट ग्रुप बनाया हुआ, क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको जो ग्रुप्स बनाने की आज़ादी है, आपको स्वतंत्रता है कि आप ग्रुप्स बना सकते हो। अब वो ग्रुप क्यों बनते हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए लोग ऐसा बनाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि बिजनेसमैन्स का ग्रुप बन गया, जैसे मैंने बताया कि व्यापारियों का ग्रुप बन गया और उपभोक्ताओं का ग्रुप बन गया, दोनों ने अपनी अलग अलग डिमांड्स पेश की। अब डेमोक्रेसी के अंतर्गत क्या किया जाता है कि उन दोनों के लिए ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सके। और ऐसी पॉलिसीज़ के अंतर्गत कहीं ना कहीं हमें जो उनकी मांगें होती हैं ना, उन मांगों को हम साक्षात तौर पर देख सकते हैं। अब ऐसे में सरकार का मुख्य काम क्या रह जाता है, सरकार का जो काम हो जाता है वो अब उन्हीं पॉलिसीज़ को बनाना या उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना जिस हिसाब से जो आगे से डिमांड की जा रही है, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, विरोधी हित हैं उनके, ठीक है, अब उन हितों को कहीं ना कहीं केंद्र में रख कर ऐसी नीतियाँ बनाना, ऐसी पॉलिसीज़ बनाना ताकि उसमें एक एडजस्टमेंट की जा सके, ठीक है। लोकतंत्र में सरकार का यही काम रह जाता है या यही काम माना जा सकता है, ठीक है। तो ये है ग्रुप थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या हमें कहाँ से इसके आरंभिक संकेत मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉबर्ट डाहल की, जिनमें उनकी एक बुक है अ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी, जो 1956 में आई है, ठीक है। बहुत बार ये बुक एग्जाम में भी पूछी गई है और उनका एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है पॉलियार्की, ठीक है, कि पॉलियार्की से रिलेटेड थिंकर कौन है, ठीक है। तो रॉबर्ट डाहल को कई बार मैच करने के लिए आता है पॉलियार्की के साथ। पॉलियार्की का मतलब होता है बहुल तंत्र, ठीक है। देखिए पॉलियार्की में क्या माना जाता है कि पॉलिसी इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द विल ऑफ एलीट, ठीक है। जो आपकी पॉलिसी मेकिंग है ना, वो एलीट्स की विल के अकॉर्डिंग नहीं बनती, बल्कि इट इज़ द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द ग्रुप्स। अलग अलग जो हित समूह की बात की गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है कि आपको जो है ग्रुप्स या समूह बनाने की स्वतंत्रता होती है। अब लोग क्या करते हैं, अपने समूह बनाते हैं अपने इंटरेस्ट को पूरा करवाने के लिए, ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनवाने के लिए इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाते हैं ताकि गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया जा सके इस तरह की पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ताकि उनके हितों की पूर्ति हो सके। अब जब अलग अलग ग्रुप्स होते हैं तो उनके कहीं ना कहीं हित भी अंतर्विरोधी होते हैं, एक दूसरे के विरोधी हित होते हैं। फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है ताकि उन दोनों के हितों में एक सामंजस्य, एक एडजस्टमेंट की जाए, ठीक है। अब क्या होता है, इसको यहाँ पे क्या माना जाता है कि जो आपकी पॉलिसी है वो आउटकम है, ठीक है, किस चीज़ की, इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप्स,
समूहों के साथ जो आपकी जो बार्गेनिंग है, जो समूह के साथ जो एक इंटरेक्शन है, ठीक है, तो उसका एक नतीजा है ये पॉलिसी, ठीक है, ना कि एलीट्स की विल का नतीजा, ठीक है। तो ये माना जाता है। और देखिए इसमें क्या क्या बात की जाती है कि जो एक प्रोसेस होता है पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस, वो आपको कितना भी हाई सेंट्रलाइज्ड लगे, बेशक ऊपर से वो सेंट्रलाइज्ड लगता है कि जी ये केंद्रीकृत है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको ज़मीनी आधार से देखेंगे ना, तो वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड होता है। क्यों? क्योंकि हाईली डिसेंट्रलाइज्ड क्यों है? क्योंकि वो पॉलिसी ही इसीलिए बनी है ताकि जो एक हितों में जो एक विरोध है, ठीक है, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स के हितों में जो विरोध है, उस विरोध को कम करके उन दोनों या आप यूँ समझिए कि उन सभी ग्रुप्स के जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करके उन सभी को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इस तरह से पॉलिसीज़ बनाई जाती है। सरकार की अगर भूमिका की बात करें तो ऐसी हालत में सरकार की भूमिका बहुत कम रह जाती है पॉलिसी मेकिंग में। क्यों? क्योंकि सरकार तो सिर्फ काम कर रही है जो ग्रुप्स या जो भी इंटरेस्ट ग्रुप से जो भी इन पे दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह की पॉलिसीज़ बनाने के लिए बात की जा रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर पॉलिसीज़ बनाती है ताकि इन ग्रुप्स को कहीं ना कहीं सहमत किया जा सके, उनको जो है कहीं ना कहीं सेटिस्फाई किया जा सके, ठीक है। उनकी सहमति से सरकार मतलब पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है। अब जब हम डेमोक्रेसी में अगर जब इस तरह की बात करते हैं, ठीक है, इस तरह की एक प्लूरलिस्टिक थियरी की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमने पीछे बात की, हमने एक एलीट थियरी की, जिसमें क्या माना जाता है कि पॉलिसी मेकिंग जो कौन करता है, जो एलीट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल पावर है, ठीक है, वो लोगों को डोमिनेट करते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं अपने आप को कैसे रूल करें, अपने आप को रेगुलेट कैसे करें, ठीक है। इसीलिए उन्होंने पावर जो किसको दे के रखी हुई है, एलीट्स को दे के रखी हुई है। एलीट्स जो है अपनी इच्छा से ही सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पोलियार्की में या आप यूँ समझिए कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी में क्या देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो एलीट थ्योरी है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे बिल्कुल अलग माना गया है, ठीक है। साफ तौर पर पता चलता है कि यहाँ पे एलीट्स के, जैसे इसमें पोलियार्की में भी बताया गया है कि एलीट्स की विल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एलीट्स जो है यहाँ पे अपनी विल का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं आपके जो प्लूरल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे आपके जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा महत्व दिया गया है, जबकि एलीट थ्योरी में जो एलीट्स को ज़्यादा माना गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि एलीट्स का यहाँ पे रोल बहुत कमतर बताया जा रहा है, जबकि जो आपके अलग अलग ग्रुप्स हैं उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बताया जाता है, ठीक है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में। आगे हम बात करेंगे नव बहुलवाद की, ठीक है। तो देखिए नव बहुलवाद क्या है? ये शास्त्रीय बहुलवाद का संशोधित रूप माना जाता है। शास्त्रीय मीन्स जो अभी हमने पोलियार्की या एक प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की हमने बात की, ठीक है। तो रॉबर्ट डाहल एंड चार्ल्स लिंडब्लॉम ने जो है कहीं ना कहीं इसका एक आधार रखा है। उन दोनों ने एक संयुक्त रूप से एक बुक लिखी थी 1980 में, ठीक है। द बुक का नाम क्या था? पॉलिटिक्स एंड मार्केट, द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, ये बुक का नाम था, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं पोलियार्की शब्द का यूज़ किया था, ठीक है। अब रॉबर्ट डाहल ने जो है नव बहुलवाद को डिफॉर्म्ड पोलियार्की का नाम भी दिया। कई बार इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है कि डिफॉर्म्ड पोलियार्की, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये भी रॉबर्ट डाहल ने ही किया है, और पोलियार्की शब्द का प्रयोग भी रॉबर्ट डाहल ने ही किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें रॉबर्ट डाहल क्या मानते हैं, जो नव बहुलवाद है इसमें ये मानते हैं कि समाज में जो है आर्थिक संगठन ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। जैसे कि पोलियार्की में वो कहते हैं कि बहुत सारे संगठनों की बात की जा रही है, ठीक है, कि बहुत सारे संगठनों के बीच में कहीं ना कहीं पावर के लिए एक प्रतिस्पर्धा है, ठीक है। अल्पसंख्यक आपके संगठन, ठीक है, जिसमें बहुसंख्यक के द्वारा जो है रूल नहीं किया जाता आपकी पोलियार्की में, जबकि आपके जो अल्पसंख्यक संगठन होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं पावर के लिए एक जद्दोजहद या एक स्ट्रगल चलता है। लेकिन नव बहुलवाद में क्या है, इसमें इन्होंने ये माना है कि जो संगठन है अब वो आर्थिक संगठन ज़्यादा यहाँ पे शक्तिशाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि पावर के लिए जो प्रतिस्पर्धा है वो आर्थिक संगठनों के बीच में यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। इसलिए उन्होंने इस तरह से यहाँ पे नव बहुलवाद को डिफॉर्म्ड पोलियार्की का नाम भी दिया है, और उसमें आर्थिक संगठनों के ज़्यादा शक्तिशाली होने की उन्होंने बात कही है, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है। और डिफॉर्म्ड पोलियार्की ये भी पूछा जा सकता है कि किसने इस वर्ड का यूज़ किया है। तो जैसे पोलियार्की शब्द का प्रयोग जो रॉबर्ट डाहल ने किया है, वैसे डिफॉर्म्ड पोलियार्की का शब्द का यूज़ भी इन्होंने ही किया हुआ, ठीक है। और चार्ल्स लिंडब्लॉम के साथ मिलकर इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? पॉलिटिक्स एंड मार्केट, द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, जो 1980 में बुक आई थी, ठीक है। तो ये कुछ था आज के इस लेक्चर में। बाकी
आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम जो भी रिमेनिंग पार्ट बचता है डेमोक्रेसी का, ठीक है, डेमोक्रेसी के अलग अलग फॉर्म जो भी है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें बचेंगी, ठीक है, वो सारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो इसका जो प्रीवियस जो हमने एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की है उसका लिंक मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना ताकि ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ आ पाए। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम प्रेपरेशन। थैंक यू।